कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पुराना पारिवारिक फोटो एल्बम है। यह रही आपकी दादी की तस्वीर और ये उनकी माँ की। आप पन्ने पलटते हैं और आपको अपनी परदादी की तस्वीर मिलती है। और फिर आपको उस परदादी के बेटे की तस्वीर मिलती है, जिसकी तारीख उनके जन्म से भी पहले की है। असंभव, है ना? खगोलविदों को भी कुछ इसी तरह के विरोधाभास, पैराडॉक्स का सामना करना पड़ा है। उन्होंने एक ऐसा तारा खोजा है जो शुरुआती गणनाओं के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड से भी पुराना निकला। यह कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी ही एक बहुत बड़ी गलती है? आज हम आपके साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में चलेंगे, इस अविश्वसनीय पहेली को सुलझाने के लिए। ये कहानी है मेथुसेलह मेथुसेला नामक तारे की, जिसने समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस को लेकर हमारी बुनियादी समझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आराम से बैठ जाइए। यह विशेष व्याख्यान आपको खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी रहस्यमय घटना से गुजारेगा। और मैं वादा करता हूं, इस यात्रा के अंत तक आप तारों भरे आसमान को एक नई नजर से देखेंगे। इससे पहले कि हम इस ब्रह्मांडीय विरोधाभास की गहराई में उतरे, हमें इसके लिए एक आधार तैयार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब हम ब्रह्मांड की आयु, एज ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है। मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था। यह संख्या मनगढ़ंत नहीं है। यह कई स्वतंत्र अवलोकनों, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुई है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी रेडिएशन का विश्लेषण, यानी बिग बैंग की ही गूंज, जो आज भी पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है। प्लैंक प्लंक जैसे अंतरिक्ष यानों ने इस विकिरण को अविश्वसनीय सटीकता के साथ मापा है और हमें ब्रह्मांड की सही आयु की गणना करने में मदद की है। यह आयु 13.8 अरब साल एक तरह से मूलभूत सीमा बन गई है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज उससे पुरानी नहीं हो सकती। यह एक बुनियादी नियम है, जैसे कारण हमेशा परिणाम से पहले आता है। और इसी अटूट प्रतीत होने वाली सच्चाई की पृष्ठभूमि में हमारी मुख्य नायिका मंच पर आती है। वह तारा, जिसे कैटलॉग नंबर HD140283 के नाम से जाना जाता है। वह तारा जिसने स्वयं समय को ही चुनौती देने की हिम्मत की। तो चलिए वैज्ञानिक जगत में खलबली मचाने वाले इस तारे से करीब से मिलते हैं। यह है तारा HD 1,40,283, या जैसा कि खगोलविदों ने इसे प्यार से नाम दिया है, मेथुसेला तारा। इसे बाइबल के एक पात्र के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 969 साल तक जिए थे, यानी अविश्वसनीय दीर्घायु का प्रतीक। और यह नाम इस तारे पर एकदम सटीक बैठता है। यह हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तुला राशि लिब्रा के तारा मंडल में लगभग 190 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस निकटता के कारण हम इसका काफी विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, उन दूर की आकाश गंगाओं के विपरीत जिनका प्रकाश हम तक पहुंचने में अरबों साल लेता है। मेथुसेला हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोसी है। यह एक उपविशाल सब जायंट तारा है, जिसका मतलब है कि यह अपने केंद्र का सारा हाइड्रोजन जला चुका है और अब यह लाल दानव, रेड जायंट में बदलने की संक्रमणकालीन अवस्था में है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात है इसकी रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन। यह तथाकथित जनसंख्या 2, पॉपुलेशन 2 के सितारों से संबंधित है, जिसका सीधा मतलब है कि यह बहुत बहुत प्राचीन है। इसकी संरचना में भारी तत्व, हैवी एलिमेंट्स, जिन्हें खगोलविद धातु कहते हैं, बेहद कम है। और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह समय के बिल्कुल आरंभ में बिग बैंग, महाविस्फोट के बाद बची हुई प्राथमिक गैस से बनी थी। उस समय ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्व अभी तक बने ही नहीं थे। जरा कल्पना कीजिए, यह तारा ब्रह्मांड की सृष्टि के लगभग समान आयु का है, उसकी किशोरावस्था का गवाह है। इसने पहली आकाश गंगाओं को बनते हुए और अरबों अन्य सितारों को जलते और बुझते हुए देखा है।
और इस प्राचीन गवाह ने वैज्ञानिकों को एक ऐसा आश्चर्य दिया जिसने उन्हें अपनी कार्यप्रणाली, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड की उम्र पर भी संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी तारे की प्राचीनता और अनोखी संरचना इस विरोधाभास, पैराडॉक्स की जड़ बन गई। इसे देखते हुए खगोलविदों ने मानो अतीत में झांक लिया, लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा वह शुरुआत में किसी भी नियम या सिद्धांत के दायरे में नहीं आ रहा था। यह ऐसा था जैसे किसी आधुनिक शहर में घूमते हुए एक जीवित डायनासोर की खोज हो जाए, एक ऐसी चीज जिसका होना असंभव समझा जाता है। आखिर वैज्ञानिक किसी तारे की उम्र कैसे तय करते हैं? यह बिल्कुल आसान काम नहीं है। किसी भी तारे के पास अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र तो होता नहीं, और न ही वो हमें बता सकता है कि उसका जन्म कब हुआ। यह प्रक्रिया किसी जटिल जासूसी काम जैसी है, जहां अप्रत्यक्ष सबूतों के आधार पर पूरी तस्वीर को समझना पड़ता है। इन मुख्य तरीकों में से एक है तारों के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल का अध्ययन करना। हम जानते हैं कि तारे भी इंसानों की तरह जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। उनका जीवन मुख्य रूप से उनके द्रव्यमान, मैस पर निर्भर करता है। तारा जितना भारी होता है वह उतनी ही तेजी से अपना ईंधन जलाता है और उसका जीवन काल उतना ही छोटा होता है। हमारा मेफुसैल तारा, मेथुसला स्टार, कम द्रव्यमान वाला है, जिसका मतलब है कि यह बहुत लंबी जिंदगी जीता है। वैज्ञानिक तारों के विकास, स्टेलर इवोल्यूशन के लिए जटिल कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं। ये मॉडल परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियमों पर आधारित होते हैं, जो यह अनुमान लगाते हैं कि समय के साथ किसी तारे की चमक, तापमान और उसका आकार कैसे बदलेगा। जब खगोल शास्त्री किसी खास तारे की देखी गई विशेषताओं, जैसे कि उसकी चमक और तापमान, की तुलना मॉडल के अनुमानों से करते हैं, तो वे यह पता लगा सकते हैं कि वह अपने जीवन पथ के किस चरण में है और इस आधार पर उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इसके लिए उन्हें दो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स, मापदंडों को जानना जरूरी है। पहला, तारा असल में कितनी तेजी से चमक रहा है, उसकी वास्तविक दीप्ति या ट्रू लुमिनोसिटी, और दूसरा, वह किन चीजों से बना है, उसका रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन। और बस यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं। वास्तविक दीप्ति का पता लगाने के लिए हमें तारे से हमारी दूरी ठीक से पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु जितनी दूर होगी, हमें वह उतनी ही धुंधली दिखाई देगी। वहीं रासायनिक संघटन तय करने के लिए तारे से आने वाली रोशनी यानी उसके स्पेक्ट्रम का बहुत ध्यान से विश्लेषण करना पड़ता है। मेफुसैल विरोधाभास, मेथुसला पैराडॉक्स का रहस्य दूरी मापने और संघटन का विश्लेषण करने के इन्हीं दो क्षेत्रों में छिपा हुआ था। सालों पहले लगाए गए शुरुआती अनुमानों ने एक चौंकाने वाला नतीजा दिया। उस तारे की उम्र 16 अरब साल आंकी गई थी। 16 अरब, यह हमारी पूरी कायनात, ब्रह्मांड की उम्र से भी 2 अरब साल ज्यादा थी। यह बात सरासर असंभव थी। इसका मतलब था कि या तो हमें ब्रह्मांड की उम्र पर फिर से विचार करना होगा, या फिर यह स्वीकार करना होगा कि तारों के विकास के हमारे मॉडलों में कोई बड़ी और बुनियादी गलती है। आइए एक पल के लिए हम उस तारे से ध्यान हटाइए और इस पर बात करें कि हम अंतरिक्ष में दूरियां कैसे मापते हैं। यह पूरी खगोल विज्ञान की आधारशिलाओं में से एक है। दूरियों का सटीक ज्ञान हुए बिना हम किसी भी खगोलीय पिंड के वास्तविक आकार, उसकी चमक या उसकी आयु को नहीं समझ सकते। कल्पना कीजिए, आप रात में दो लालटेन देख रहे हैं, एक बहुत चमकदार है और दूसरी हल्की। असल में दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है? हो सकता है कि हल्की दिखने वाली लालटेन बहुत दूर हो, लेकिन वास्तव में वह काफी शक्तिशाली हो, जबकि चमकदार दिखने वाली लालटेन कमजोर हो, पर वह हमारे बहुत करीब हो। दूरी जाने बिना आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। निकटतम तारों की दूरी मापने का सबसे भरोसेमंद और मुख्य तरीका पैरालैक्स विधि कहलाता है। इसका सिद्धांत काफी आसान है। अपनी बांह फैलाइए और अपने अंगूठे को देखिए, पहले एक आंख से फिर दूसरी आंख से।
आप देखेंगे कि दूर की वस्तुओं के मुकाबले आपका अंगूठा अपनी जगह से खिसक गया है। यही खिसकाव या विस्थापन ही पैरालैक्स कहलाता है। आपकी दोनों आंखों के बीच की दूरी और जिस कोण पर अंगूठा खिसका है, उसे जानकर आप अंगूठे तक की दूरी की गणना कर सकते हैं। खगोलविद भी ठीक यही करते हैं, लेकिन आंखों की जगह वे पृथ्वी का उपयोग करते हैं, जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रही है। वे एक तारे का निरीक्षण कक्षा के एक बिंदु पर करते हैं, जैसे कि जनवरी में, और फिर 6 महीने बाद जुलाई में, जब पृथ्वी सूर्य की दूसरी तरफ चली जाती है, तब दोबारा देखते हैं। इस दौरान निकट का तारा बहुत दूर स्थित लगभग स्थिर तारों की पृष्ठभूमि के मुकाबले थोड़ा सा खिसक जाता है। विस्थापन के इस छोटे से कोण को मापकर साधारण त्रिकोणमिति की मदद से तारे तक की दूरी की गणना की जा सकती है। पैरालैक्स जितना अधिक होगा, तारा उतना ही करीब होगा। समस्या यह है कि ये कोण अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। यहां तक कि सबसे नजदीकी तारों के लिए भी ये कोण एक आर्क सेकंड के कुछ हिस्से ही होते हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे आप कुछ किलोमीटर की दूरी से किसी सिक्के को देखने की कोशिश कर रहे हों। लंबे समय तक इन मापों की सटीकता बहुत कम थी, जिससे दूरियों के निर्धारण में भारी त्रुटि आती थी। नतीजतन तारों की चमक और उनकी आयु की गणना भी गलत होती थी। शुरुआती गणनाओं में मैफुजेला तारे की असामान्य रूप से अधिक आयु आने का एक कारण उसके पैरालैक्स माप में हुई यही चूक या यही त्रुटि थी। अब आइए हम लौटते हैं अपने उस रहस्यमयी तारे की तरफ। इसकी उम्र, आयु मापने के पहले प्रयास बहुत पहले किए गए थे, और जैसा कि हम जानते हैं, इन प्रयोगों का परिणाम एक विरोधाभासी अनुमान था। 16 अरब साल। यह आंकड़ा आने के बाद पूरा वैज्ञानिक जगत हैरान और असमंजस में था। निश्चित रूप से पहली प्रतिक्रिया यही थी कि इन आंकड़ों डाटा में कोई गलती खोजी जाए। क्या पता उन्होंने दूरी ही गलत मापी हो, या फिर तारों के विकास, स्टेलर रिवॉल्यूशन के वो मॉडल जो दूसरे तारों के लिए इतने अच्छे से काम करते थे, शायद इतने प्राचीन पिंड के मामले में ठीक से लागू नहीं हो रहे थे। हमें एक नई और ज्यादा सटीक दृष्टि की जरूरत थी, और यह नई, बेहतर दृष्टि मानवता को मिली हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के जरिए। सन 1990 में कक्षा ऑर्बिट में स्थापित किया गया हबल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित है, जो उसे बेजोड़ सटीकता के साथ मापन करने की अनुमति देता है। हबल का एक मुख्य उद्देश्य ही था ब्रह्मांडीय दूरी के पैमाने को सुधारना, जिसमें पैरालैक्स विधि का उपयोग भी शामिल था। हॉवर्ड बॉन्ड के नेतृत्व में खगोल शास्त्रियों ने हबल को मेयुसेलाह तारे पर केंद्रित किया और कई सालों तक उसकी स्थिति का बेहद सावधानी से मापन किया। उन्होंने टेलीस्कोप के विशेष सटीक निर्देशन सेंसरों का उपयोग किया, जिससे वे पैरालैक्स को एकदम ज्वेलरी की तरह सटीकता से माप सके। इन नए आंकड़ों ने यह दिखाया कि यह तारा वैज्ञानिकों के पहले के अनुमान से थोड़ा और दूर है, और अगर तारा दूर है तो उसकी वास्तविक चमक, ल्यूमिनोसिटी, उसकी दिखाई देने वाली रोशनी की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। पता चला कि यह तारा पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा चमकीला था। यह बदलाव, जो पहली नजर में छोटा लगता था, उसकी उम्र निकालने के गणनाओं पर एक श्रृंखला प्रभाव, कैस्केडिंग इफेक्ट, डाल गया। तारों के विकास के मॉडल के अनुसार जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है, वह उतनी ही तेजी से अपना ईंधन जलाता है। इसका मतलब है कि अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे कम समय लगा होगा। हबल द्वारा सुधारी गई दूरी पर आधारित नई गणना ने एक अलग आंकड़ा दिया। तारे की उम्र जवान होकर 14.46 14 अरब साल हो गई। यह एक बड़ी सुधार थी। ब्रह्मांड की उम्र के साथ अंतर कम हो गया, लेकिन विरोधाभास अब भी मौजूद था। 14.5 अरब साल अब भी 13.8 अरब साल से काफी ज्यादा थे। समस्या का हल तो नहीं हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों को यह जरूर समझ आ गया था कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया था कि असली पेंच मापन की सटीकता और उसमें होने वाली छोटी छोटी त्रुटियों, गलतियों में छिपा हुआ था। तो हमने दूरी की गणना तो ठीक कर ली, लेकिन यह तारा फिर भी बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था।
अब हमें और गहराई में छानबीन करनी थी। इस जासूसी जांच में हमारी अगली अहम कड़ी थी मथुसेलह, मेथुसला, तारे का रासायनिक मिश्रण, केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यह एक ऐसा तारा है जिसमें धातुएं, मेटल्स बहुत कम हैं। आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और यह इतना जरूरी क्यों है। खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स की भाषा में धातुएं उन सभी तत्वों को कहा जाता है जो हाइड्रोजन और हीलियम से भारी होते हैं। महाविस्फोट, बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड में लगभग केवल यही दो सबसे हल्के तत्व थे। बाकी सब, जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, जिस कार्बन से हमारा शरीर बना है, हमारे रक्त में मौजूद आयरन, लोहा, ये सब बहुत बाद में तारों के गर्भ में बने। जब विशाल तारे सुपरनोवा सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, तो ये सभी नए और भारी तत्व पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। फिर इसी समृद्ध गैस से तारों की नई पीढ़ियां या नए स्टार जनरेशन बनते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि तारा जितना नया होगा, उसमें धातुएं उतनी ज्यादा होंगी। उदाहरण के लिए, हमारा सूर्य तीसरी पीढ़ी का तारा है और यह धातुओं के मामले में काफी समृद्ध है। लेकिन मथुसेलह सबसे प्राचीन आबादी का प्रतिनिधि है। इसमें भारी तत्वों की मात्रा बहुत कम है, लेकिन एक खास तत्व यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निकला। शुरुआती मॉडलों में तारे के अंदर ऑक्सीजन और आयरन का एक तय अनुपात माना गया था। हालांकि बाद में किए गए ज्यादा सटीक स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषणों से पता चला कि मथुसेलह में ऑक्सीजन की मात्रा असल में अनुमान से कहीं ज्यादा थी। यह खोज इस रहस्य को सुलझाने की दूसरी अहम कुंजी थी। आखिर ऑक्सीजन की मात्रा उम्र को इतना ज्यादा क्यों प्रभावित करती है? बात यह है कि ऑक्सीजन बाकी तत्वों के साथ मिलकर तारे के पदार्थ की पारदर्शिता, ओपेसिटी और उसके केंद्र में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं की गति को प्रभावित करता है। ज्यादा ऑक्सीजन होने का मतलब है कि केंद्र में हाइड्रोजन का परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, थोड़ी धीमी गति से होता है। तारा एक तरह से अपना ईंधन ज्यादा किफायत से इस्तेमाल करता है और जब यह धीरे जलता है तो अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंचने के लिए इसे अधिक समय चाहिए होता है। इस प्रभाव को मॉडल में शामिल करना बहुत जरूरी था, लेकिन इसी के साथ इससे तस्वीर और उलझ गई। एक तरफ दूरी सही करने से तारा जवान हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ रासायनिक मिश्रण सही करने से वह और पुराना होता दिख रहा था। वैज्ञानिकों को इन दोनों ही कारकों को एक साथ ध्यान में रखते हुए अपने मॉडलों को फिर से जांचने की जरूरत थी। इस मोड़ पर मथुसेल तारे की कहानी इस बात की कहानी बन जाती है कि वास्तविक विज्ञान कैसे काम करता है। यह एक चमत्कारिक विचार से दूसरे विचार तक का रास्ता नहीं है। यह छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखने, मॉडल को लगातार बेहतर बनाने और अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने की एक श्रम साध्य प्रक्रिया है। आइए माप, मेजरमेंट्स में त्रुटि या अनिश्चितता की अवधारणा पर बात करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक माप पूर्णतः सटीक नहीं होता है। हमेशा एक निश्चित दायरा होता है जिसके भीतर सच्चे मान, ट्रू वैल्यू के होने की सबसे अधिक संभावना होती है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब साल है, तो उनका मतलब होता है कि यह मान प्लस माइनस कुछ करोड़ साल है। यही बात तारे की आयु पर भी लागू होती है। जब शुरुआती अनुमान 16 अरब साल का था, तो उस अंक की भी अपनी अनिश्चितता थी। मान लीजिए प्लस माइनस 1 या 2 अरब साल। लेकिन उस त्रुटि को भी ध्यान में रखने के बावजूद तारे की निचली आयु सीमा, लोअर बाउंड्री, अभी भी ब्रह्मांड की ऊपरी आयु सीमा से अधिक थी। उनके दायरे एक दूसरे को काटते नहीं थे। वैज्ञानिकों का काम था मापों को और अधिक परिष्कृत करना और अनिश्चितता के इन दायरों को संकीर्ण करना। हबल के डेटा के साथ काम करने से दूरी में आई त्रुटि को काफी हद तक कम किया गया। नए स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा ने रासायनिक संरचना के निर्धारण में आई त्रुटि को कम किया। अब जरूरत थी इन सभी अद्यतन डेटा को एक ही आत्म सुसंगत मॉडल में संयोजित करने की। खगोलविदों की टीम ने, जिसकी अगुवाई हॉवर्ड बॉन्ड ही कर रहे थे, इस जटिल कार्य को अपने हाथ में लिया। उन्होंने तारे HD 1,40,283, HD
1,40,283 के विकास के लिए एक नया उन्नत मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में सबसे ताजा डेटा फीड किया गया था, परिष्कृत दूरी, ऑक्सीजन की नई मात्रा, साथ ही अन्य सूक्ष्म प्रभाव जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि इस तारे ने शायद एक बौनी आकाशगंगा, ड्वार्फ गैलेक्सी में जन्म लिया होगा, जिसे बाद में हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, ने निगल लिया। इस घटना ने इसकी शुरुआती संरचना को प्रभावित किया होगा। उन्होंने ऐसे तारों के अंदर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, की भी समीक्षा की। यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए हजारों घंटों के कंप्यूटर सिमुलेशन की आवश्यकता पड़ी। और बस इन सभी बारीकियों को समझने और दोबारा गणना करने के बाद हॉवर्ड बॉन्ड की टीम ने साल 2013 में मेधुसेला तारे की उम्र का एक नया और उस समय का अंतिम अनुमान जारी किया। यह परिणाम सचमुच बहुत ही सटीक और शानदार निकला। नई गणना के अनुसार इस तारे की उम्र 14.27 अरब वर्ष थी। पहली नजर में यह उम्र अब भी ब्रह्मांड की उम्र, जो कि 13.8 अरब वर्ष है, से ज्यादा लगती है। तो क्या पहेली अभी भी अनसुलझी है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या में नहीं, बल्कि उसकी त्रुटि सीमा, एरर मार्जिन में थी। सबसे सटीक डेटा और उन्नत मॉडलों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने अनिश्चितता के दायरे को काफी हद तक कम कर दिया। अब त्रुटि केवल प्लस माइनस 800 मिलियन वर्ष रह गई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेधुसेला तारे की वास्तविक उम्र 13.47 अरब वर्ष से लेकर 15.07 अरब वर्ष के बीच होने की प्रबल संभावना है। और अब ब्रह्मांड की उम्र पर एक नजर डालिए। 13.8 अरब वर्ष, जिसमें प्लस माइनस कुछ करोड़ वर्षों की त्रुटि है। तारे की उम्र की निचली सीमा पहली बार ब्रह्मांड की उम्र से मेल खा गई। यह वो क्षण था जब दशकों से खगोलविदों को परेशान करने वाला यह विरोधाभास आखिरकार सुलझ गया। या कम से कम यह अब एक स्पष्ट विरोधाभास नहीं रहा। मेधुसेला तारा अब एक असंभव वस्तु नहीं था। यह तो बस एक अविश्वसनीय रूप से अत्यंत प्राचीन तारा निकला, जिसका जन्म समय की शुरुआत में हुआ था, शायद बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद ही। इसकी उम्र भले ही संभव सीमा के सबसे ऊपरी छोर पर हो, पर अब यह ब्रह्मांड विज्ञान के मूलभूत नियमों का उल्लंघन नहीं करती। यह पूरे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी राहत थी। मेधुसेला की कहानी वैज्ञानिक पद्धति की जीत साबित हुई, जिसने यह दिखाया कि कैसे लगन, सटीकता और अपने ही मॉडलों पर पुनर्विचार करने की इच्छा सबसे जटिल रहस्यों को भी सुलझा सकती है। आइए तारों के आंतरिक भाग के भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा जैसे छोटे और मामूली लगने वाले विवरण भी किसी तारे के जीवन काल को किस तरह से इतना मौलिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तारे के कोर को एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर की तरह कल्पना कीजिए। वहां अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, पीपी साइकिल कहते हैं, हमारे सूर्य जैसे तारों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लेकिन जो तारे ज्यादा विशाल और गर्म होते हैं, उनमें एक अलग क्रियाविधि हावी रहती है, जिसे CNO चक्र, यानी कार्बन नाइट्रोजन ऑन ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इस चक्र में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑन ऑक्सीजन के नाभिक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट्स की भूमिका निभाते हैं। वे प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला में भाग लेते हैं, जिससे प्रोटॉन को हीलियम में बदलने में मदद मिलती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वे स्वयं खर्च नहीं होते हैं। मेथ्यूसेलह जैसे बहुत पुराने और धातुओं से रहित तारों में CNO चक्र की भूमिका नगण्य होती है। हालांकि इन तत्वों की थोड़ी सी मात्रा भी ऊर्जा जलने की समग्र दर को प्रभावित जरूर करती है। मेथ्यूसेलह में ऑक्सीजन की जो बढ़ी हुई मात्रा पाई गई है, वह इन प्रतिक्रियाओं के संतुलन को थोड़ा बदल देती है। इसका सीधा असर तारे के पदार्थ की अपारदर्शिता, ओपेसिटी पर पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप धुंधले शीशे के पार कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं।
जितना ज्यादा शीशा धुंधला होगा, प्रकाश उतना ही मुश्किल से गुजरेगा। ठीक ऐसा ही तारे के अंदर होता है। क्रोड, कोर में उत्पन्न ऊर्जा प्लाज्मा की परतों से होते हुए बाहर निकलती है। इस प्लाज्मा की रासायनिक संरचना यह तय करती है कि वह विकिरण रेडिएशन के लिए कितना पारदर्शी है। ऑक्सीजन और अन्य भारी तत्व प्लाज्मा को अधिक अपारदर्शी बना देते हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा तारे के अंदर अधिक देर तक फंसी रहती है। अंदरूनी परतें थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती हैं। तारा हल्का सा फैल जाता है और परिणाम स्वरूप उसके क्रोड का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। क्रोड के तापमान में आई यह कमी, भले ही वह प्रतिशत के अंश यानी बहुत कम में ही क्यों न हो, थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं की गति को धीमा कर देती है। तारा अपने हाइड्रोजन भंडार को ज्यादा किफायत इकोनॉमी से जलाना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपनी कार में एक्सेलरेटर, गैस पेडल थोड़ा ढीला कर दिया हो। आप थोड़ा धीमा चलेंगे, लेकिन आपका ईंधन बहुत लंबे सफर के लिए पर्याप्त होगा। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन की मात्रा का यह स्पष्टीकरण, जो दिखने में एक शुद्ध रासायनिक मापदंड है, सीधे तौर पर तारे के माइलेज यानी उसकी वास्तविक आयु को प्रभावित करता है। लेकिन क्या हो अगर समस्या केवल तारे में ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आयु को लेकर हमारी समझ में भी हो? इस सवाल ने भी वैज्ञानिकों को बेचैन कर रखा है। आखिर 13.8 अरब साल का आंकड़ा भी पूरी तरह सटीक नहीं है। यह भी खास ब्रह्मांडीय मॉडलों पर आधारित है और इसमें त्रुटि की गुंजाइश है। ब्रह्मांड की गणना की गई आयु जिस मुख्य पैरामीटर पर निर्भर करती है, वह है हबल नियतांक, हबल कांस्टेंट। यह मान उस गति को दर्शाता है जिससे वर्तमान में ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका नियम सीधा है, जितनी तेजी से ब्रह्मांड फैलेगा, उसे अपने मौजूदा आकार तक पहुंचने में उतना ही कम समय लगेगा। इसका मतलब है कि वह उतना ही युवा है, और इसके विपरीत यदि विस्तार धीमा है, तो ब्रह्मांड अधिक पुराना है। दिक्कत यह है कि पिछले कुछ सालों में हबल नियतांक के माप में अलग-अलग तरीकों से गंभीर मतभेद सामने आए हैं। एक तरीका, जो प्लैंक टेलीस्कोप की मदद से अवशेष विकिरण के अध्ययन पर आधारित है, एक मान देता है। वहीं दूसरा तरीका, जो आसपास की आकाशगंगाओं में सुपरनोवा और सिफिड तारों के अवलोकन का उपयोग करता है, लगभग 9% अधिक मान दर्शाता है। यह अंतर, जिसे हबल तनाव, हबल टेंशन के नाम से जाना जाता है, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यह संकेत दे सकता है कि हमारे मानक ब्रह्मांडीय मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में कुछ कमी है। हो सकता है कि हम डार्क एनर्जी की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, जो ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार रहस्यमय शक्ति है। या शायद कुछ ऐसे कण या अंतःक्रियाएं मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। अगर हबल नियतांक का अधिक वाला मान सही साबित होता है, तो ब्रह्मांड की आयु को कम करके देखना होगा, जो इसे 13 अरब साल के करीब लाएगा। ऐसी स्थिति में मैथुसेलह तारे का विरोधाभास एक बार फिर गहरा जाएगा। लेकिन अगर प्लांक के आंकड़े सही हैं, तो 13.8 अरब साल की आयु मान्य बनी रहेगी। इस प्रकार इस प्राचीन तारे की कहानी न केवल तारों के भौतिकी से, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना और विकास के सबसे मौलिक सवालों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह तारा हमारी ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की मजबूती को जांचने के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट बन गया है। माफुसैल तारे की कहानी ने खगोल विज्ञान जगत को कई अहम सबक सिखाए हैं। सबसे पहले इसने खगोलीय मापों में सटीकता, प्रिसिजन के महत्व को एक बार फिर स्थापित किया। पैरालैक्स को मापने में एक आर्क सेकंड के अंश का अंतर या रासायनिक तत्वों की मात्रा में प्रतिशत के 10वें हिस्से का बदलाव भी तारे की आयु का आकलन करते समय अरबों वर्षों का फर्क पैदा कर सकता है। यह चीज आधुनिक तकनीकों, जैसे कि हबल और उसके उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाती है, जो हमें पहले कभी न देखी गई बारीकियों के साथ ब्रह्मांड में झांकने की अनुमति देते हैं। दूसरा, इस मामले ने दिखाया
कि हमारे सैद्धांतिक मॉडल, चाहे वे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों, उन्हें हमेशा जांच और सुधार की आवश्यकता होती है। तारकीय विकास के मॉडल, स्टेलर इवोल्यूशन मॉडल्स, जो हमारे सूर्य जैसे सामान्य तारों का वर्णन करने के लिए तो बहुत अच्छे थे, उन्हें माफोसेल जैसे अति पुराने और धातु दुर्बल मेटल पूर तारों के चरम मामलों के लिए परिष्कृत रिफाइन करना पड़ा। माफोसेल के विरोधाभास ने सिद्धांतकारों को अपनी गणनाओं पर पुनर्विचार करने, नए भौतिक प्रभावों को शामिल करने और अपने मॉडलों को अधिक सटीक और सार्वभौमिक यूनिवर्सल बनाने के लिए मजबूर किया। तीसरा, यह कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विरोधाभास और अंतर्विरोध विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। जब अवलोकन संबंधी डेटा, ऑब्जर्वेशनल डेटा, स्थापित सिद्धांतों के साथ टकराव में आता है, तो यह घबराहट का कारण नहीं, बल्कि नए शोध के लिए एक प्रेरणा, स्टिमुलस होता है। माफुसैल जैसी असंभव वस्तुएं ही वैज्ञानिकों को पारंपरिक विचारों की सीमाओं से बाहर निकलने, अपने सिद्धांतों में कमजोरियों की तलाश करने और अंततः दुनिया की गहरी समझ तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि सोचा जा सकता था, इस तारे ने ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी को तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उसे और मजबूत किया। इस चुनौती से गुजरने के बाद मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल और तारकीय विकास का सिद्धांत और अधिक विश्वसनीय और मजबूत बनकर उभरे हैं। अब हम ब्रह्मांड की आयु और उसमें जलने वाले पहले तारों की जीवन यात्राओं, दोनों के बारे में बहुत अधिक निश्चितता के साथ बात कर सकते हैं। आइए हम उस पूरी विचार श्रृंखला पर फिर से गौर करें जिसने इस विरोधाभास पैराडॉक्स को सुलझाया। न्याय की तराजू की कल्पना कीजिए। एक पलड़े पर है ब्रह्मांड की आयु, जिसे बड़ी सटीकता से निर्धारित किया गया है, 13.8 अरब वर्ष। दूसरे पलड़े पर है मेथुसेलह तारे की आयु। शुरुआत में यह पलड़ा भारी था क्योंकि इसकी उम्र 16 अरब वर्ष आंकी गई थी। वैज्ञानिकों का लक्ष्य था कि या तो तारे वाले पलड़े को हल्का किया जाए या ब्रह्मांड वाले पलड़े को भारी किया जाए। पहला कदम, हबल टेलीस्कोप की मदद से दूरी की समीक्षा की गई। पता चला कि यह तारा पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा दूर है, यानी यह कहीं ज्यादा चमकीला, ब्राइटर है। कोई भी चमकीला तारा तेजी से विकसित, इवॉल्व होता है। इस खोज ने तारे के पलड़े से लगभग 1.5 अरब साल कम कर दिए। उसकी आयु घटकर 14.5 अरब वर्ष हो गई। पलड़े लगभग बराबर हो गए थे, लेकिन थोड़ा असंतुलन, डिसबैलेंस अब भी था। दूसरा कदम, रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन की समीक्षा। पता चला कि तारे में अनुमान से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन है। इससे विपरीत प्रभाव पड़ा। ऑक्सीजन इसकी विकास दर को धीमा कर देती है। इस कारक ने तारे के पलड़े पर वापस कुछ 100 मिलियन वर्ष का भार डाल दिया। स्थिति फिर से जटिल हो गई। तीसरा कदम, एक व्यापक इंटीग्रेटेड मॉडल का निर्माण। वैज्ञानिकों ने सिर्फ सालों को जोड़ा या घटाया नहीं, उन्होंने एक नया समग्र मॉडल तैयार किया जिसने नई दूरी, नई रासायनिक संरचना और अन्य सूक्ष्म भौतिक प्रभावों, सटल फिजिकल इफेक्ट्स को एक साथ ध्यान में रखा। इससे उन्हें केवल एक अंक नहीं मिला, बल्कि त्रुटि की स्पष्ट सीमा, एरर मार्जिन के साथ सबसे संभावित मूल्य प्राप्त हुआ। इस अंतिम गणना ने मेथुसेलह तारे की आयु 14.27 अरब वर्ष निर्धारित की, जिसमें दोनों तरफ 800 मिलियन वर्ष की त्रुटि की गुंजाइश थी। इसका मतलब है कि इसकी वास्तविक आयु 13.5 अरब वर्ष भी हो सकती है। और यह सीमा आखिरकार ब्रह्मांड की आयु के साथ मेल खा गई। तराजू संतुलन में आ गई। विरोधाभास खत्म हो गया। मेथुसेलह तारा एक असंभव कलाकृति होने के बजाय एक अमूल्य वैज्ञानिक वस्तु में बदल गया। यह ज्ञात सबसे पुराने तारों में से एक है, जिसकी आयु इतनी अद्भुत सटीकता के साथ मापी गई है। यह समझना जरूरी है कि मेथुसेलह जैसे तारे असल में टाइम कैप्सूल हैं। ये अपने अंदर शुरुआती ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना की जानकारी संजोए रखते हैं। उनके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके हम यह अक्षरशः पढ़ सकते हैं कि उस सुदूर काल में हमारा ब्रह्मांड किस चीज से बना था। मेथुसेलह में धातुओं की कम मात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि इसका निर्माण प्राथमिक, यानी लगभग शुद्ध
हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ था। लेकिन इसमें मौजूद भारी तत्वों के वे छोटे-छोटे अंश भी हमें कई हैरतअंगेज बातें बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न तत्वों का अनुपात यह इंगित कर सकता है कि इसके जन्म से पहले किस प्रकार के सुपरनोवा विस्फोट हुए और उन्होंने आसपास के वातावरण को समृद्ध किया। संभवतः वे विशाल लेकिन अल्पकालिक पहली पीढ़ी के तारे थे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 तारे कहा जाता है। हम अभी तक उन्हें सीधे तौर पर देख नहीं पाए हैं। इस तरह मेथुसेलह तारा एक तरह का जीवाश्म साक्षी है, जो अपने भीतर इन सबसे पहले और बहुत पहले बुझ चुके प्रकाश पिंडों की गतिविधियों के निशान रखता है। इसका अस्तित्व और इसके गुण शुरुआती ब्रह्मांड के हमारे सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण सीमाएं लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि इसमें धातुओं की कुछ मात्रा मौजूद है बताता है कि मेथुसेलह के बनने से पहले विशाल तारों की कम से कम एक पीढ़ी को जन्म लेकर अपनी जिंदगी पूरी करके विस्फोट करना पड़ा होगा। और इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में तारा निर्माण की प्रक्रियाएं बहुत बहुत जल्दी शुरू हो गई थीं। शायद महाविस्फोट यानी बिग बैंग के सिर्फ 100 या 200 मिलियन साल बाद ही। ऐसा हर प्राचीन तारा जिसे हम ढूंढते और अध्ययन करते हैं, वह एक और पहेली का टुकड़ा है, जो हमें ब्रह्मांडीय इतिहास की पूरी तस्वीर शुरुआत से लेकर आज तक बहाल करने में मदद करता है। और मेथुसेला अपने विरोधाभासी इतिहास के साथ इस विशाल पहेली का सबसे महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण हिस्सा साबित हुआ है। क्या कोई ऐसा तारा हो सकता है जो सचमुच ब्रह्मांड से भी पुराना हो? आधुनिक भौतिकी के दृष्टिकोण से नहीं। ऐसा होना हमारे एक सबसे मौलिक सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ैलिटी का उल्लंघन होगा। ब्रह्मांड एक समग्र तंत्र के रूप में अपने अंदर मौजूद हर चीज के अस्तित्व का कारण है। इसके अंदर की कोई भी वस्तु इस तंत्र सिस्टम के बनने से पहले अस्तित्व में नहीं आ सकती। मान लीजिए, अगर हम पूर्ण 100% सटीकता के साथ बिना किसी त्रुटि के यह साबित कर दें कि मैथ्यूसेलह तारे, मेथुसेला स्टार की उम्र 15 अरब साल है और ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है, तो यह केवल एक वैज्ञानिक पहेली नहीं होगी। ये मानक ब्रह्मांडीय मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल का पूर्ण पतन होगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि बिग बैंग, महाविस्फोट की हमारी समझ पूरी तरह से गलत है। हो सकता है यह बहुब्रह्मांड, मल्टीवर्स के अस्तित्व की ओर इशारा करता हो और मैथ्यूसेलह तारा किसी पुराने ब्रह्मांड से हमारे पास आया हो। या फिर शायद इसका मतलब यह होता कि बिग बैंग सब कुछ की शुरुआत नहीं था, बल्कि संकुचन और विस्तार के एक अनंत चक्र का सिर्फ एक चरण था। ऐसे में मैथ्यूसेला पिछले चक्र का अवशेष, रेलिक्ट होता। ये सभी परिदृश्य निश्चित रूप से बहुत आकर्षक हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से काल्पनिक हैं। इस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रेक्षणीय डेटा, ऑब्जर्वेशनल डेटा नहीं है जो इनकी पुष्टि करता हो। मैथ्यूसेलह की कहानी ने यह दिखाया कि ऐसे विरोधाभासों का अधिक संभावित स्पष्टीकरण हमारे ज्ञान की अपूर्णता और हमारे मापन, मेजरमेंट्स की अविश्वसनीयता है। विज्ञान पहले विरोधाभास पर ही मौजूदा सिद्धांतों को खारिज करने के बजाय उन्हें चरणबद्ध तरीके से सुधारना पसंद करता है। इसलिए भले ही किसी दूसरे ब्रह्मांड से आए यात्री तारे का विचार कल्पना को उत्साहित करता हो, लेकिन वास्तविक, हालांकि अधिक सामान्य स्पष्टीकरण डेटा को परिष्कृत करने और मॉडल में सुधार करने में पाया गया। विरोधाभास प्रकृति में नहीं था, बल्कि प्रकृति के हमारे वर्णन में था। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आधुनिक विज्ञान की परिपक्वता, मैच्योरिटी को दर्शाता है। आइए ऐसे खगोलीय पिंडों के अनुसंधान के भविष्य पर बात करते हैं। मतुशैला, मेथुसेला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही मुख्य विरोधाभास हल हो गया हो, वैज्ञानिक इस तारे और अन्य प्राचीन सितारों का अध्ययन और भी अधिक सटीकता के साथ कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए उपकरण हमारे लिए अविश्वसनीय अवसर खोल रहे हैं। वेब अवरक्त इंफ्रारेड रेंज में काम करता है, जो इसे ब्रह्मांड के सबसे धूल भरे और दूर के कोनों में झांकने की अनुमति देता है, ठीक उन जगहों पर जहां सितारों का जन्म होता है।
ये पहले कभी हासिल न की गई बारीकी के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण भी कर सकता है। इसका मतलब है कि हम प्राचीन तारों की रासायनिक संरचना को और भी सटीक ढंग से निर्धारित कर पाएंगे, जिसमें न केवल ऑक्सीजन बल्कि दर्जनों अन्य तत्वों की मात्रा भी मापी जा सकेगी। यह जानकारी तारकीय विकास, स्टेलर एवोल्यूशन के मॉडलों को और अधिक बेहतर बनाने में मदद करेगी। एक और महत्वपूर्ण दिशा है खगोल भूकंप विज्ञान, यानी एस्ट्रोसिस्मोलॉजी। एस्ट्रोसिस्मोलॉजी वैज्ञानिकों ने तारों की अंदरूनी संरचना का अध्ययन उनके सितारा कंपन, स्टारक्वेक्स, यानी उनकी सतह पर होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ावों से करना सीख लिया है। ये कंपन ठीक पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों की तरह तारे के गहरे आंतरिक भाग, डीप इंटीरियर में क्या हो रहा है, उसके केंद्रक, कोर का आकार क्या है और पदार्थ के मिश्रण की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इन कंपनों का विश्लेषण करके तारे की उम्र का स्वतंत्र और बहुत सटीक आकलन किया जा सकता है। हो सकता है भविष्य में हम मतुशैलहा पर भी एस्ट्रोसिस्मोलॉजी के तरीकों को लागू कर सकें, ताकि उसकी उम्र की एक और पुष्टि मिल सके। इसके अलावा खगोलशास्त्री, एस्ट्रोनॉमर्स हमारी आकाशगंगा में अन्य अति पुराने तारों की सक्रिय खोज कर रहे हैं। ऐसी हर खोज जानकारी का एक अनमोल स्रोत है। सबसे प्राचीन तारों की जनगणना, सेंसस तैयार करके हम उन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जिनमें वे बने थे, और अपनी आकाशगंगा, मिल्की वे के जीवन के शुरुआती चरणों के इतिहास को फिर से जोड़ पाएंगे। इसलिए मतुशैलह की कहानी अंत नहीं, बल्कि कॉस्मिक आर्कियोलॉजी, ब्रह्मांडीय पुरातत्व के अध्ययन में एक नए अध्याय की शुरुआत भर है। आइए हम तारकीय विकास, स्टेलर इवोल्यूशन के एक और पहलू पर नजर डालते हैं, जो इस पहेली को सुलझाने में महत्वपूर्ण था। यह है तारे के भीतर तत्वों के विसरण, डिफ्यूजन की प्रक्रिया। कल्पना कीजिए, आपने पानी के एक गिलास में स्याही की एक बूंद डाल दी। धीरे धीरे स्याही पूरे पानी में एक समान रूप से फैल जाएगी। कुछ ऐसी ही, पर कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया तारों के अंदर भी होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हीलियम या धातु, मेटल्स जैसे भारी तत्व धीरे धीरे तारे के केंद्र की ओर बैठने, सेटल लगते हैं। इस प्रक्रिया को गुरुत्वाकर्षण अवसादन, ग्रेविटेशनल सेटलिंग या विसरण, डिफ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समय के साथ तारे की सतह की परतें भारी तत्वों से कम होती जाती हैं। जब हम स्पेक्ट्रमीय विश्लेषण, स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं, तो हमें केवल इन बाहरी परतों की रासायनिक संरचना दिखाई देती है। यदि हम विसरण के इस प्रभाव को नजरअंदाज कर दें, तो हम तारे की वास्तविक आरंभिक संरचना के बारे में गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम सोचेंगे कि यह अपने वास्तविक स्वरूप से कम धातु युक्त थी, और इससे उसकी आयु का अनुमान ज्यादा लगाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, कम धातु युक्त तारे धीरे धीरे विकसित होते हैं। मेफुसेल, मेथुसला तारे की आयु को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए गए सबसे आधुनिक तारकीय विकास मॉडलों में विसरण के इस प्रभाव को पहले ही शामिल कर लिया गया था। वैज्ञानिकों ने गणना की कि उसके अरबों वर्षों के जीवन काल में कितना हिस्सा भारी तत्वों का तारे के गर्भ में डूब चुका होगा, और उन्होंने उसी के अनुसार आवश्यक सुधार किया। यह एक और उदाहरण है कि आधुनिक खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स कितनी सूक्ष्म और जटिल है। हमें केवल केंद्र में होने वाली नाभिकीय प्रतिक्रियाओं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को ही नहीं, बल्कि पदार्थ के धीमे हस्तांतरण, संवहन, कन्वेक्शन, तारे के घूमने और यहां तक कि उसके चुंबकीय क्षेत्रों, मैग्नेटिक फील्ड्स को भी ध्यान में रखना होता है। इन कारकों में से प्रत्येक समग्र चित्र में अपना छोटा योगदान देता है, और केवल इन सभी पर एक साथ विचार करके ही हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे अवलोकनों से मेल खाते हैं। मैफुसेल की कहानी ने सैद्धांतिक भौतिकविदों को इन गौण सेकेंडरी प्रभावों पर बारीकी से ध्यान देने और अपने मॉडलों को अधिक यथार्थवादी बनाकर सुधारने के लिए प्रेरित किया। आइए अंतरिक्ष में मेथुसेलाह HD 140,283 तारे की गति पर विचार करें।
इसके संचलन ने भी वैज्ञानिकों को इसके जन्म के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। HD 140,283 सिर्फ एक पुराना तारा नहीं है, बल्कि यह एक यात्री तारा भी है। यह हमारी आकाशगंगा में लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से घूम रहा है। इसकी कक्षा भी बहुत असामान्य है। हमारा सूर्य गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर डिस्क के तल में लगभग गोलाकार कक्षा में घूमता है, लेकिन मेथोसेलाह का पथ अलग है। यह एक लंबी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चलता है, जो इसे गैलेक्टिक डिस्क से बहुत दूर हेलो हैलो नामक क्षेत्र में ले जाती है। हेलो एक विशाल गोलाकार आवरण है जो हमारी आकाशगंगा को घेरे हुए है, और इसमें मुख्य रूप से बहुत पुराने तारे और गोलाकार समूह ग्लोबुलर क्लस्टर्स मौजूद हैं। इस तरह की गति और स्थान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मेथोसेलाह का जन्म यहां नहीं हुआ जहां यह अभी है, बल्कि यह एक बाहरी एलियन तारा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसके जन्म की सबसे संभावित थ्योरी यह है कि यह एक छोटी बौनी उपग्रह आकाशगंगा ड्वार्फ सैटेलाइट गैलेक्सी में पैदा हुआ था, जिसे अरबों साल पहले हमारी कहीं अधिक विशाल आकाशगंगा मिल्की वे ने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पकड़कर निगल लिया था। इस विलय मर्जर के दौरान पौनी आकाशगंगा के तारे टूट गए और मिल्की वे के हेलो में बिखर गए, लेकिन उन्होंने अपनी यह असामान्य लंबी कक्षा बनाए रखी। यह परिकल्पना न केवल इसकी गति और प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्टरी की व्याख्या करती है, बल्कि इसके अनोखे रासायनिक संगठन केमिकल कॉम्पोजिशन को भी समझाती है, जो हमारी अपनी आकाशगंगा में पैदा हुए तारों के संगठन से थोड़ा अलग है। ऐसे बाहरी तारों का अध्ययन हमें मिल्की वे के निर्माण के इतिहास को फिर से संगठित करने में मदद करता है, जिसने अपने छोटे पड़ोसियों को खाकर अपना वर्तमान विशाल आकार प्राप्त किया है। मेथोसेलाह गैलेक्टिक नरभक्षण गैलेक्टिक कैनिबलिज्म के इन प्राचीन कृत्यों का एक जीवित गवाह है। इसकी कहानी सिर्फ एक तारे की नहीं है, बल्कि एक पूरी आकाशगंगा की है, जो ब्रह्मांडीय मानचित्र से मिट गई और पीछे सिर्फ कुछ अनाथ तारे छोड़ गई। आइए हम बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, महाविस्फोट के समय। हम उन पहले तारों के बारे में क्या जानते हैं जो ब्रह्मांड में चमके थे? सिद्धांत बताते हैं कि वे आज के तारों से काफी अलग रहे होंगे। ये काल्पनिक तारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 तारे कहा जाता है, पूरी तरह से शुद्ध गैस से बने थे, जिनमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही थे। चूंकि उनमें भारी तत्वों यानी धातुओं की कमी थी, जो गैस को ठंडा होने और सिकुड़ने में मदद करते हैं, इसलिए शुरुआती तारकीय बादल विशाल आकार तक पहुंच गए। नतीजतन पहले तारे असली दैत्य रहे होंगे, जो हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना अधिक विशाल थे। अपने भारी द्रव्यमान के कारण वे बहुत कम समय तक जिए, सिर्फ कुछ लाख साल। उन्होंने अपने ईंधन को प्रचंड गति से जलाया और फिर सुपरनोवा के रूप में फट गए। पहली बार ब्रह्मांड में कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और अन्य तत्व फैला दिए। इन्हीं पहले तारों की राख से अगली पीढ़ी का निर्माण हुआ, जिन्हें पॉपुलेशन 2 तारे कहा जाता है। मेथुसेलाह तारा इसी पीढ़ी का सदस्य है। मेथुसेलाह में धातुओं की थोड़ी मात्रा का होना उस पहली, अब लुप्त हो चुकी पीढ़ी के तारों के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तारा मौजूदा पीढ़ियों में सबसे पुराना प्रतिनिधि है। पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने पॉपुलेशन 3 तारे को खोज निकालना आधुनिक खगोलविदों के लिए पवित्र ग्रेल, होली ग्रेल जैसा है। अभी तक ऐसे किसी भी तारे का पता नहीं चला है। शायद वे सभी बहुत विशाल थे और बहुत पहले ही नष्ट हो गए, या हो सकता है कि वे इतने दुर्लभ हों कि हमें अभी तक नहीं मिले। लेकिन मेथुसेलाह जैसे तारों का अध्ययन हमें ब्रह्मांडीय गोधूली कॉस्मिक ट्वाइलाइट के उस युग के और करीब ले जाता है, जब महाविस्फोट के बाद छाए अंधेरे के बाद ब्रह्मांड में रोशनी की पहली किरणें जली थीं। मेथुसेलाह एक पुल है जो हमें उस अविश्वसनीय रूप से दूर और रहस्यमय युग से जोड़ता है। यह जानना कितना रोचक है कि इस तारे ने अपने इतने लंबे जीवन काल में किन किन दृश्यों को देखा होगा। जब मथुसेलह ने पहली बार चमकना शुरू किया था,
तब ब्रह्मांड एकदम अलग था। वह छोटा था, सघन था और कहीं ज्यादा गर्म था। आकाशगंगाएं विशाल गैस के बादलों से बस बनना शुरू ही हुई थी। हमारे सूर्य और पृथ्वी का तो तब नामो निशान दो भी नहीं था। वे तो इसके 9 अरब साल बाद अस्तित्व में आए। मथुसेलह आकाशगंगाओं के सक्रिय निर्माण, उनके जबरदस्त विलय और टकरावों के द्वार का साक्षी रहा है। इसने देखा कि कैसे तारों की अनगिनत पीढ़ियां पैदा हुईं और मिट गईं, और हर पीढ़ी ने ब्रह्मांड को भारी तत्वों से समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। ये क्वासरों के युग से भी गुजरा है, जब आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद अत्यधिक विशाल ब्लैक होल सबसे ज्यादा सक्रिय थे और शक्तिशाली जेट्स बाहर फेंक रहे थे। इसके जीवन काल में ब्रह्मांड न केवल कई गुना फैल गया, बल्कि इसका स्वभाव भी बदल गया। यह अधिक संरचित, ठंडा और विचित्र रूप से अधिक अंधकारमय हो गया, क्योंकि समय के साथ तारों के बनने की दर धीमी होती चली गई। और अब 13 अरब वर्षों से भी ज्यादा समय बाद एक सर्पिल आकाशगंगा के किनारे पर मौजूद एक साधारण से पीले तारे की परिक्रमा करते हुए एक ग्रह पर हमारा अस्तित्व सामने आया, और हमने अपने बनाए उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इस प्राचीन गवाह को देखा और इसकी कहानी को पढ़ने में सफल हुए। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला विचार है। जिस प्रकाश को हम आज मथुसेलह तारे से पकड़ रहे हैं, वह केवल 190 साल पहले इससे निकला था। लेकिन यह तारा खुद अपने भीतर 13 अरब साल से भी पहले हुई घटनाओं की जानकारी समेटे हुए है। इसका अध्ययन करके हम वास्तव में समय में यात्रा कर रहे हैं, अपने संसार के गहन अतीत में झांक रहे हैं। रात के आसमान में रोशनी का यह छोटा सा बिंदु महज एक तारा नहीं है, यह एक जीवित संग्रह, आर्काइव है, जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म और उसकी किशोरावस्था के रहस्यों को सुरक्षित रखे हुए है। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, आखिर हमें तारों के विकास के सिद्धांत पर इतना यकीन क्यों है? कहीं यह सिद्धांत पूरी तरह से गलत तो नहीं, और तारे किन्हीं दूसरे ही नियमों पर चल रहे हों? यह सिद्धांत केवल कोरी कल्पनाओं का पुलिंदा नहीं है। यह भौतिकी, फिजिक्स के उन पुख्ता नियमों पर आधारित है जिन्हें हमने अपनी प्रयोगशालाओं में परखा है, जैसे कि नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स और विकिरण संचरण, रेडिएशन ट्रांसपोर्ट का सिद्धांत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी पुष्टि लगातार किए गए अवलोकनों, ऑब्जर्वेशंस से होती रहती है। खगोल शास्त्री लाखों तारों का निरीक्षण करते हैं, जो अपने जीवन के अलग अलग चरणों में हैं। हम देखते हैं विशाल आणविक बादल, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, जहां ठीक अभी नए तारे जन्म ले रहे हैं। हम उन युवा तारा समूहों, स्टार क्लस्टर्स को देखते हैं, जहां सभी तारों का जन्म एक साथ हुआ था, लेकिन वे अपने द्रव्यमान, मास के अनुसार अलग अलग गति से विकसित हो रहे हैं। हम सूर्य जैसे मुख्य अनुक्रम, मैन सीक्वेंस के तारे देखते हैं। हम लाल विशाल तारों, रेड जायंट्स, श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल को भी देखते हैं। ये सभी तारों के जीवन की अंतिम अवस्थाएं हैं, जिनकी भविष्यवाणी सिद्धांत ने पहले ही कर दी थी। ये सभी अवलोकन एक साथ मिलकर एक ऐसी सुसंगत, कंसिस्टेंट तस्वीर बनाते हैं, जो हमारे सैद्धांतिक मॉडलों की शानदार ढंग से पुष्टि करती है। निश्चित रूप से सिद्धांत में अभी भी कुछ अस्पष्ट पहलू, ग्रे एरियाज और अनसुलझे सवाल बाकी हैं। उदाहरण के लिए, हम अब भी सुपरनोवा विस्फोट के सटीक तंत्र, मैकेनिज्म को, या तारों के आंतरिक भाग में पदार्थ के मिश्रण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। लेकिन अपने मूल सिद्धांतों में तारों के विकास का यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के सबसे सफल और अच्छी तरह से जांचे गए सिद्धांतों में से एक है। इसलिए जब मैथुसेला विरोधाभास, पैराडॉक्स सामने आया, तो वैज्ञानिकों ने पूरे सिद्धांत को ही खारिज नहीं किया। उन्होंने यह माना कि समस्या बारीक विवरणों में है। हो सकता है कि इनपुट डेटा, जैसे दूरी या रासायनिक संरचना में कुछ अशुद्धि हो, या फिर ऐसे सूक्ष्म भौतिकी प्रभावों को शामिल करने की जरूरत हो जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जा सकता था। और आगे के शोध कार्य ने यह सिद्ध किया कि उनका यह दृष्टिकोण बिल्कुल सही था।
तकनीकी पहलुओं पर बातचीत समाप्त करते हुए एक और उपकरण का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसने इस तरह के रहस्यों को सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह है यूरोपीय अंतरिक्ष दूरबीन गाइया। गाइया साल 2013 में लॉन्च किया गया। यह उपकरण खगोलमिति यानी आकाशीय पिंडों की स्थिति और गति को मापने के विज्ञान में एक वास्तविक क्रांति लेकर आया। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी आकाशगंगा का अभूतपूर्व सटीकता के साथ एक त्रिआयामी नक्शा बनाना है। अपने कार्यकाल के दौरान गाइया ने 1 अरब से अधिक मिल्की वे सितारों के लंबन, पैरालैक्स और इस तरह उनकी दूरी को मापा है। इसके डेटा ने मैथुसेलह तारे की दूरी को भी स्पष्ट करने में मदद की, हबल द्वारा प्राप्त परिणामों की पुष्टि की और उन्हें और भी बेहतर बना दिया। इससे वैज्ञानिकों को अपने गणनाओं की सटीकता पर और अधिक भरोसा मिला। लेकिन गाइया सिर्फ दूरी मापने से कहीं ज्यादा करता है। यह तारों की आकाश में वास्तविक गति और उनके रेडियल वेग, यानी हमारे नजदीक आने या दूर जाने की गति को भी मापता है। इन सभी डेटा को एक साथ जोड़कर हम अंतरिक्ष में किसी तारे की गति यानी आकाशगंगा में उसकी कक्षा की एक पूर्ण त्रिआयामी तस्वीर बना सकते हैं। गाइया के डेटा ने ही अंततः इस बात की पुष्टि की कि मेथुसेलह एक हेलो तारा है, जिसकी कक्षा बहुत ही असामान्य है, जिसने इसके गैलेक्सी से बाहर की उत्पत्ति, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ओरिजिन की परिकल्पना को मजबूत किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली नजर में असंबंधित लगने वाले विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों जैसे हबल, प्लैंक और गाइया का काम ज्ञान के एक ही जाल में कैसे बुना जाता है। प्लैंक ने ब्रह्मांड की आयु को सटीक किया, हबल और गाइया ने तारे की दूरी को, और जमीन पर आधारित स्पेक्ट्रोग्राफों ने इसके रासायनिक संगठन का पता लगाया। और इन सभी सूचनाओं के टुकड़ों को एकजुट करके ही वैज्ञानिक उस जटिल पहेली को हल कर पाए जो ब्रह्मांड ने उनके सामने पेश की थी। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि आधुनिक बृहद विज्ञान, बिग साइंस, कैसे काम करता है, जहां सफलताएं किसी अकेले जीनियस द्वारा नहीं, बल्कि विशाल अंतर्राष्ट्रीय टीमों के प्रयासों और अत्यंत जटिल उपकरणों की सहायता से हासिल की जाती है। पहली नजर में मेथुसेला तारे, मेथुसेला स्टार की कहानी शायद बहुत ही विशिष्ट और केवल कुछ खगोल भौतिकविदों तक सीमित विषय लग सकती है, लेकिन असल में यह उन सबसे गहरे दार्शनिक सवालों को छूती है जो अनादिकाल से मानवता को परेशान करते रहे हैं। हम कहां से आए? जिस दुनिया में हम रहते हैं वह कैसे अस्तित्व में आई? इसमें हमारा स्थान क्या है? इस प्राचीन तारे की आयु मापने के प्रयास में वैज्ञानिक असल में हमारे सामान्य अनुभव के क्षितिज से परे झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वे समय के मूल स्रोतों को छूना चाहते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि मानवीय ज्ञान कितना नाजुक और साथ ही कितना शक्तिशाली है। एक तरफ मापन में जरा सी भी चूक हमें बेतुके निष्कर्षों की ओर ले जा सकती है, ऐसे विरोधाभासों की ओर जो हमारे पूरे विश्व दृष्टिकोण, वर्ल्ड व्यू पर सवाल खड़े कर दें। दूसरी ओर हमारे पास वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड है, एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण जो हमें व्यवस्थित रूप से अपनी त्रुटियों को सुधारने, गलत परिकल्पनाओं को खारिज करने और कदम दर कदम सच्चाई के करीब जाने की अनुमति देता है। मेथुसेला का विरोधाभास विज्ञान की विफलता की नहीं, बल्कि उसकी महान विजय की कहानी है। यह दर्शाता है कि विज्ञान एक जीवंत, आत्म सुधार, सेल्फ करेक्टिंग करने वाली प्रक्रिया है। यह नई जानकारी के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने पुराने सिद्धांतों को बदलने से नहीं डरता, और तथ्यों के प्रति यही लचीलापन और ईमानदारी इसे दुनिया को जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका बनाती है। तुला राशि, लिब्रा में स्थित इस छोटे धुंधले तारे ने दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वे अपने डेटा की दोबारा जांच करें, अपने सिद्धांतों में सुधार करें और अंततः ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझे। और इसी में इसका विशाल, चिरस्थायी महत्व निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और सबसे अविश्वसनीय खोजें हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, ठीक उसी जगह जहां हम उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं। कल्पना कीजिए
कि अगर यह विरोधाभास कभी सुलझा ही नहीं होता, तो क्या होता? अगर सबसे सटीक मापों से भी यही पुष्टि होती कि यह तारा हमारे ब्रह्मांड से 2 अरब साल ज्यादा पुराना है और हम तारकीय विकास के मॉडलों में कोई त्रुटि ढूंढने में असमर्थ होते, यह भौतिकी में एक ऐसी क्रांति ला देता जिसकी तुलना सापेक्षता के सिद्धांत या क्वांटम यांत्रिकी के जन्म से की जा सकती थी। महाविस्फोट, बिग बैंग का वह मानक मॉडल जो बताता है कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक विलक्षणता सिंग्युलैरिटी से उभरा था, उसे हमें त्यागना पड़ जाता। वैज्ञानिकों को एक नए मौलिक सिद्धांत की तलाश करनी पड़ती। एक विकल्प स्थिर अवस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, हो सकता था, जो 20वीं सदी के मध्य में लोकप्रिय था। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ नहीं था और यह हमेशा मौजूद रहेगा। या फिर, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, यह चक्रीय मॉडलों के पक्ष में एक मजबूत तर्क बन जाता, जहां ब्रह्मांड एक के बाद एक पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। शायद हमें आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जैसी मौलिक चीजों पर भी दोबारा विचार करना पड़ता, जिस पर आज का पूरा ब्रह्मांड विज्ञान आधारित है। ये संभव है कि समय और स्थान के बहुत बड़े पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम अब तक मानते आए हैं। बेशक, यह सब सिर्फ कल्पनाएं हैं, लेकिन ये दर्शाती है कि मेथुसेलहा तारे की इस कहानी में दांव कितने ऊंचे थे। सिर्फ एक वस्तु, एक छोटा सा तारा, में आधुनिक विज्ञान की पूरी नींव को पलटने की क्षमता थी। और अंत में इस तथ्य ने कि हम मौजूदा सिद्धांतों के भीतर ही इस विरोधाभास को समझा पाए, भले ही इसके लिए उन सिद्धांतों में महत्वपूर्ण संशोधन करना पड़ा। अंतरिक्ष की हमारी सामान्य समझ की सटीकता की जबरदस्त पुष्टि की। विज्ञान ने इस तनाव परीक्षण को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अपनी नींव में और भी ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी होकर उभरा। इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है कि विज्ञान में आयु या उम्र की अवधारणा कैसे बदलती रही है। प्राचीन मनुष्यों के लिए दुनिया शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। फिर 19वीं शताब्दी में भूविज्ञान के विकास के साथ वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि पृथ्वी का एक लंबा इतिहास है, जिसे पहले लाखों और फिर अरबों वर्षों में मापा गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की। इससे एक क्रांतिकारी विचार सामने आया कि इस पूरे ब्रह्मांड की भी एक शुरुआत थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड की आयु के पहले अनुमान बहुत कच्चे थे और काफी कम आंके गए थे, केवल लगभग 2 अरब वर्ष। इससे एक अजीब विरोधाभास पैदा हुआ, क्योंकि भूवैज्ञानिक तब भी जानते थे कि पृथ्वी उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। समय के साथ बेहतर अवलोकन और सिद्धांतों के साथ ब्रह्मांड की अनुमानित आयु बढ़ती गई और परिष्कृत होती गई, जब तक कि हम वर्तमान मूल्य यानी 13.8 अरब वर्षों तक नहीं पहुंचे। समानांतर रूप से तारों की आयु निर्धारित करने के तरीके भी विकसित होते रहे और अब विज्ञान के विकास के एक नए चरण में हम फिर से एक आयु विरोधाभास का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह एक अलग स्तर पर है। इस बार यह पृथ्वी नहीं, बल्कि एक अकेला तारा है जो पूरे ब्रह्मांड से पुराना प्रतीत होता है। और पिछली बार की तरह इस विरोधाभास के समाधान से हमें चीजों की और भी गहरी और सटीक समझ हासिल हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा ज्ञान कभी भी अंतिम या पूर्ण नहीं होता। उपकरणों और विचारों से लैस वैज्ञानिकों की हर नई पीढ़ी अपने पूर्ववर्तियों द्वारा खींची गई तस्वीर को और भी सटीक बनाती है और उसमें सुधार लाती है। यह पूरी तरह संभव है कि भविष्य में हमें और भी नए, यहां तक कि और भी अद्भुत विरोधाभास देखने को मिले, जो हमें समय, अंतरिक्ष और वास्तविकता की प्रकृति पर अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेंगे। मेथुसेलहा तारा इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी सबसे साहसिक कल्पनाओं और सिद्धांतों से थोड़ा ज्यादा जटिल और ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो क्या मेथुसेलह के अलावा और भी ऐसे दीर्घायु तारे मौजूद हैं जो हमारे ब्रह्मांडीय मॉडलों को चुनौती देते हैं? जी हाँ, मथुसेलह अकेला नहीं है।
हालांकि यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किया गया मामला है। खगोलविदों को ऐसे अन्य तथाकथित अति धातुहीन तारे अल्ट्रा मेटलपोर स्टार्स भी मिले हैं, जो मुख्य रूप से हमारी आकाशगंगा के प्रभामंडल गैलेक्टिक हेलो में स्थित है, और वे भी अत्यधिक प्राचीन आयु दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, दो तारों की प्रणाली CS 22892-052 को लीजिए। इनमें से एक तारे में लोहे आयन की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर कम है, लेकिन यह अन्य तत्वों से समृद्ध है। यह विशेषता भी यह बताती है कि इसका निर्माण ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती दौर में हुआ था। एक और दिलचस्प पिंड है तारा HE 1327-2326, जो अपनी खोज के समय तक ज्ञात सभी तारों में सबसे कम लोहे वाला तारा था। केवल एक ही वस्तु का नहीं, बल्कि ऐसे तारों की पूरी आबादी का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को कहीं ज्यादा विश्वसनीय आंकड़े मिलते हैं और वे अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर पाते हैं। यदि मथुसेलह इकलौता ऐसा पिंड होता, तो हम इसे किसी अनोखी विसंगति या माप की गलती मानकर छोड़ सकते थे। लेकिन ऐसे तारों के पूरे वर्ग की उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में तारा निर्माण की प्रक्रियाओं के कारण वास्तव में ऐसे पुराने अवशेषों रेलिक्स का जन्म हुआ था। इन विभिन्न प्राचीन तारों की रासायनिक संरचना की तुलना करके खगोलविद शुरुआती ब्रह्मांड की विषमरूपता इनहोमोजेनिटी का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि इसके अलग-अलग हिस्सों में भारी तत्वों का संवर्धन एनरिचमेंट किस तरह से भिन्न था। इनमें से कुछ तारे शायद अलग-अलग बौनी आकाशगंगाओं ड्वार्फ गैलेक्सीज में पैदा हुए थे, जो बाद में मिल्की वे का हिस्सा बन गईं। इस प्रकार ऐसा प्रत्येक तारा एक पुरातात्विक कलाकृति आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट के समान है, जो हमें उन प्राचीन आकाशगंगाओं के बीच के सांस्कृतिक अंतरों का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जिनका अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। आइए अब इसके नाम मैटुशैलम पर थोड़ी चर्चा करते हैं। खगोल विज्ञान में नाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधिकारिक नाम जैसे कि HD 1,40,283 केवल सूची संख्याएं हैं। ये वर्गीकरण के लिए सुविधाजनक तो है, पर इनमें कोई भावना या आत्मा नहीं होती। लेकिन अनौपचारिक या लोकप्रिय नाम, जो वैज्ञानिक दिलचस्प खगोलीय पिंडों को देते हैं, विज्ञान को अधिक जीवंत और समझने में आसान बना देते हैं। मैटुशेलम नाम का प्रस्ताव शोध प्रमुख खगोल शास्त्री हॉवर्ड बॉन्ड ने दिया था और यह तुरंत लोकप्रिय हो गया। ये नाम इस तारे के सार को पूरी तरह से दर्शाता है, इसकी अविश्वसनीय लगभग बाइबल संबंधी प्राचीनता को। यह नाम एक सशक्त छवि बनाता है और वैज्ञानिक खोज की जटिलता को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करता है। आप सहमत होंगे कि HD 1,40,283 तारे के विकासवादी मॉडल को परिष्कृत किया गया है, जैसी शीर्षक वाली खबर मैटुशैलम तारे की आयु अब ब्रह्मांड की आयु का खंडन नहीं करती की तुलना में बहुत कम ध्यान आकर्षित करती। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक संचार शुष्क तथ्यों को एक रोमांचक कहानी में बदलने के लिए रूपकों और ज्वलंत बिंबों इमेजरी का उपयोग करता है। और वास्तव में इस तारे की कहानी किसी प्राचीन मिथक या किंवदंती से कम नहीं है। यह उस वयोवृद्ध की गाथा है जो समय के आरंभ को याद करता है और जिसका अस्तित्व विद्वानों को अपने ही पवित्र ग्रंथों पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। बस यहाँ वयोवृद्ध की भूमिका में एक दूर का तारा है और विद्वानों की भूमिका में है आधुनिक खगोल भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने अंततः अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धि के बल पर इसके रहस्य को सुलझाया और इसकी कहानी को ब्रह्मांड के महान इतिवृत्त क्रॉनिकल में लिख दिया। यह नाम न केवल तारे की आयु के लिए सम्मान है, बल्कि उस विशाल समय सीमा के प्रति भी एक श्रद्धांजलि है जिसके साथ आधुनिक विज्ञान काम करता है, जो हमें अरबों साल पहले अतीत में मानसिक रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। आइए इस तारे के पूरे जीवन काल की कल्पना करने की कोशिश करें। महाविस्फोट बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद के
उस आदिम ब्रह्मांड की तस्वीर अपने दिमाग में उतारिए। यह एक अंधेरा और लगभग खाली स्थान था, जहां बस हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल, विरल बादल फैले हुए थे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ने धीरे धीरे इन बादलों को खींचकर घने गुच्छों में बदल दिया। एक ऐसी ही छोटी प्रोटोगैलेक्सी के भीतर पदार्थ इतना घना हुआ कि उसके केंद्र में थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया शुरू हो गई, और इस तरह जन्म हुआ हमारे तारे मैथ्यूसेल, मेथुसेलह का। उसने एक युवा, असंगठित ब्रह्मांड में अपनी धीमी रोशनी के साथ अपनी लंबी यात्रा शुरू की। उसके आसपास पृथ्वी जैसे ग्रह नहीं थे, क्योंकि उनके निर्माण के लिए जरूरी रासायनिक तत्व तब तक बने ही नहीं थे। अरबों वर्षों तक वह अपनी लंबी अंडाकार कक्षा में घूमती रही। इसी दौरान उसकी मूल बॉनी गैलेक्सी, ड्वार्फ गैलेक्सी, एक बड़े पड़ोसी, हमारी युवा आकाश गंगा, मिल्की वे से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। मैथ्यूसेल अब इस नई, बहुत बड़ी गैलेक्सी का कैदी बन चुका था। वह इसके प्रभा मंडल, हेलो में अपनी यात्रा जारी रखता है। दूर से यह सब देखता है, मिल्की वे की डिस्क में कैसे सितारों की पीढ़ियां बनती हैं और खत्म होती हैं, और किस तरह सौरमंडल का जन्म होता है। उसके केंद्र में हाइड्रोजन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जलती जाती है। उसकी सतह ठंडी होती है, वह थोड़ी धीमी पड़ जाती है, मानो अपने जीवन के अगले चरण के लिए तैयार हो रही हो। और फिर उसके 13 अरब वर्षों के अस्तित्व के अंत में उसी गैलेक्सी के एक ग्रह पर, जिसने उसे निगल लिया था, बुद्धिमान जीवन, इंटेलिजेंट लाइफ का उदय होता है। और यह जीवन ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से महज एक छोटे से अंतराल के बाद अपने टेलीस्कोप उसकी ओर मोड़ता है और सवाल पूछना शुरू कर देता है। मैथ्यूसेल तारे के लिए ये सब उसके अनंत जीवन में केवल एक पल है। वह लाल विशालकाय, रेड जायंट बनने से पहले और फिर एक ठंडे सफेद बौने, व्हाइट ड्वार्फ में बदलने से पहले अरबों वर्षों तक अपनी यात्रा जारी रखेगा। लेकिन हमारे लिए उसे जानने का अवसर इतिहास को छूने और यह समझने का एक अनूठा मौका है कि हम सब कहां से आए हैं। आइए विचार करें कि तारों के विकास यानी स्टेलर रिवॉल्यूशन के मॉडलों का आधार बनने वाली नाभिकीय प्रतिक्रियाओं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हमारा ज्ञान कितना सटीक है। यह जानकारी सिर्फ सैद्धांतिक गणनाओं से ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर किए गए सीधे प्रयोगशाला परीक्षणों से भी प्राप्त हुई है। भौतिक विज्ञानी परमाणु नाभिकों को आपस में टकराने के लिए पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, कण त्वरक का उपयोग करते हैं, ताकि वे तारों के गर्भ में मौजूद ऊर्जा के करीब विभिन्न नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की संभावना को माप सके। लेकिन यह काम अविश्वसनीय रूप से जटिल है। तारों में इन प्रतिक्रियाओं की संभावना बहुत कम होती है, और इन्हें प्रयोगशाला में दोहराना, जहां प्रयोग अरबों वर्षों के बजाय मिनटों तक चलता है, बेहद मुश्किल है। वैज्ञानिकों को उच्च ऊर्जा पर प्राप्त डेटा को तारों की विशेषता वाली निम्न ऊर्जा के क्षेत्र में एक्सट्रापोलेट, बहिर्वेशन करना पड़ता है। और यह एक्सट्रापोलेशन हमारे मॉडलों में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का अपना हिस्सा जोड़ देता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है प्रोटॉन का नाइट्रोजन 14 नाभिक के साथ संलयन, जो सीएनओ साइकिल की सबसे धीमी कड़ी है। इस प्रतिक्रिया की गति में जरा सा भी सुधार तारों के अनुमानित जीवन काल और परिणाम स्वरूप उनकी उम्र को प्रभावित कर सकता है। हाल के वर्षों में भूमिगत प्रयोगशालाओं, अंडरग्राउंड लैब्स के कारण, जहां पृष्ठभूमि कॉस्मिक विकिरण, बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन को न्यूनतम कर दिया गया है, भौतिकविदों ने इन प्रतिक्रियाओं को मापने की सटीकता में काफी वृद्धि की है। और इन नए, अधिक सटीक डेटा को उन आधुनिक मॉडलों में शामिल किया गया, जिनका उपयोग मैथुसेलह, मेथुसेला तारे की उम्र की गणना के लिए किया गया था। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कितने बारीकी से जुड़े हुए हैं। दूर अंतरिक्ष में एक तारे की उम्र को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए हमें पृथ्वी के बहुत अंदर जाना पड़ता है और नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में जटिल प्रयोग करने पड़ते हैं। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स,
ये सभी मिलकर दुनिया की एक एकीकृत और सुसंगत तस्वीर बनाने के लिए काम करते हैं। और हर बार जब हम किसी एक क्षेत्र में कुछ सुधार करते हैं, तो वह बाकी सभी क्षेत्रों में गूंजता है, जिससे हमें ब्रह्मांड को और भी स्पष्ट तथा साफ देखने का मौका मिलता है। हमारी इस लंबी चर्चा का सार यही है कि मेथुसेला तारा, मेथुसेला स्टार, वैज्ञानिक जगत के लिए एक दुर्लभ संयोग, परफेक्ट स्टॉर्म साबित हुआ। इसमें एक साथ कई ऐसे तत्व जुड़ गए जिनके कारण हर पहलू अनिश्चितता से भरा था, और इसने शुरुआती अनुमानों को सीधे विरोधाभास, पैराडॉक्स की ओर धकेल दिया। सबसे पहला कारण है इसकी हमारे नजदीकी। अगर यह तारा और दूर होता, तो हम इसका पैरालैक्स पैरालैक्स उतनी शुद्धता से नहीं माप पाते, और यह पूरी कहानी इतनी रोमांचक नहीं होती। दूसरा कारण है इसकी अत्यधिक असामान्य रासायनिक संरचना। इसमें धातुओं, मेटल्स की मात्रा इतनी कम है कि यह तारा हमारे सामान्य, अच्छी तरह से परीक्षित किए गए मॉडलिंग फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर हो गया। तीसरा, इसकी विकास की अवस्था। जब यह मुख्य श्रृंखला, मेन सीक्वेंस, से उपविशालकाय, सब जायंट बनने की ओर बढ़ रहा है, इसी चरण में तारे की चमक उसकी उम्र के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। इससे उम्र का निर्धारण उच्च शुद्धता से हो जाता है। लेकिन यही चीज गणनाओं को किसी भी गलत इनपुट पैरामीटर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है। और अंत में चौथा कारक है वह समय जिसमें हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। एक ऐसा युग जब हमारी तकनीक, टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि हम इन सभी पैरामीटर्स को अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड शुद्धता के साथ माप सकें। हबल टेलीस्कोप, गाया टेलीस्कोप, आधुनिक स्पेक्ट्रोग्राफ्स और मॉडलिंग के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर्स, यह सब कुछ ही समय पहले हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ दशकों पहले यह विरोधाभास एक ऐसी पहेली होता जिसे सुलझाया न जा सके, लेकिन आज यह वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड की शक्ति का एक विजयी उदाहरण बन गया है। मेथुसेला की कहानी सिर्फ एक तारे की दास्तान नहीं है। यह कहानी है कि हम इंसान किस तरह ब्रह्मांड की महान किताब को पढ़ना सीख रहे हैं, कैसे हम इसकी भाषा को डिकोड करते हैं, अपने अनुवाद की गलतियों को सुधार रहे हैं, और धीरे धीरे, पन्ना दर पन्ना, उसके महान संकल्प, ग्रैंड डिजाइन को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। आइए आखिर में एक आखिरी, थोड़ा काल्पनिक सवाल पूछते हैं। अगर मथुसेलह, मेथुसेला इतनी जल्दी बना था, तो क्या उसके या पहली दूसरी पीढ़ी के ऐसे ही अन्य सितारों के आसपास ग्रह बन सकते थे? और क्या उन पर जीवन उत्पन्न हो सकता था? इसका पारंपरिक जवाब है नहीं। पृथ्वी जैसे कठोर सतह वाले ग्रहों के निर्माण के लिए भारी तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन और लोहा। और जिस रूप में हम जीवन को जानते हैं, उसके लिए कार्बन, नाइट्रोजन और पानी आवश्यक है। शुरुआती ब्रह्मांड में इन तत्वों की मात्रा बेहद कम थी। जिस गैस से मथुसेलह और उसके साथी तारे बने थे, वह बहुत अधिक शुद्ध, प्योर थी। हालांकि कुछ हालिया सिद्धांत यह मानते हैं कि उन परिस्थितियों में भी बृहस्पति, जुपिटर जैसे विशालकाय गैसीय ग्रह, गैस जायंट्स बन सकते थे। और ज्यादा विलक्षण परिकल्पनाएं यह कहती हैं कि शायद कार्बन के बजाय अन्य तत्वों पर आधारित जीवन संभव हो, या फिर गैसीय ग्रहों के वायुमंडलों में भी जीवन हो सकता हो। इसके अलावा उस युग में ब्रह्मांड स्वयं ज्यादा गर्म था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सीएमबी, का तापमान ऐसा था कि मात्र तारे के प्रकाश के बिना भी किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता था। इस अवधि को शुरुआती ब्रह्मांड का आवासीय युग, हैबिटेबल ईपॉक कहा जाता है। बेशक यह सब अभी वैज्ञानिक कल्पना की सीमा पर है, लेकिन यह विचार कि पृथ्वी से कहीं पहले ब्रह्मांड में जीवन उत्पन्न हो सकता था, हमारी कल्पना को झकझोर देता है। और मथुसेलह जैसे तारे उस युग के एकमात्र बचे हुए गवाह हैं। कौन जानता है वे अभी भी क्या क्या रहस्य छिपाए हुए हैं। हो सकता है भविष्य में जब हम उनकी प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, अगर ऐसी कोई प्रणालियां मिली, तो वे हमें उनकी उम्र के विरोधाभास से भी ज्यादा हैरत अंगेज आश्चर्य देंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी ब्रह्मांड के अन्वेषण के अपने सफर के एकदम शुरुआत में हैं।
सबसे पुराने तारे तक का हमारा यह सफर अब समाप्त हो रहा है। हमने देखा कि इस तारे की उम्र कितनी है। ये दिखने में तो एक सीधा सा सवाल था, लेकिन यह कैसे खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के मूल सिद्धांतों को छूता हुआ एक गहन जासूसी पड़ताल में बदल गया। हमने उन तरीकों को समझा जिनसे वैज्ञानिक खगोलीय दूरियां और तारों की आयु मापते हैं। हमने यह भी जाना कि विज्ञान में त्रुटियां और अनिश्चितताएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम इस बात के साक्षी बने कि कैसे एक अघुलनशील लगने वाला विरोधाभास, अथक परिश्रम, नई तकनीक और हमारे सैद्धांतिक मॉडलों के सुधार के दम पर बड़ी सुंदरता से हल कर लिया गया। माथुसिलह तारा, जिसे HD 1,40,283 HD 1,40,283 के नाम से जाना जाता है, अब एक विरोधाभास नहीं रहा। इसने हमारी आकाशगंगा के इतिहास में सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक के रूप में अपना सही स्थान बना लिया है। यह ब्रह्मांड से बड़ा तो नहीं है, लेकिन यह उसका समकालीन है, उसकी सहयात्री है, उसकी जीती जागती स्मृति है। यह कहानी मानवीय जिज्ञासा और तर्क शक्ति का एक महान गुणगान है। यही शक्ति हमें अपनी इस छोटी नीली ग्रह पर रहते हुए भी अरबों साल पुरानी पहेलियों को सुलझाने की क्षमता देती है। जब आप रात के आसमान को देखें, तो याद रखें कि प्रकाश का हर बिंदु सिर्फ अंधेरे में जलती एक लालटेन नहीं है। यह अपने आप में एक पूरी कहानी है, और इनमें से कुछ कहानियां हो तो समय के आरंभ में ही शुरू हो गई थीं। हम तो अभी बस उन्हें पढ़ना सीख रहे हैं। यह ज्ञान ब्रह्मांड को कम रहस्यमय नहीं बनाता, बल्कि इसके विपरीत यह इसे और भी अधिक अर्थ और भव्यता से भर देता है। और शायद यही वह सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो माथुसेलह के इस प्राचीन तारे ने हमें सिखाया है। तो अंत में क्या हुआ? वह तारा जिसे ब्रह्मांड से भी ज्यादा पुराना समझा जा रहा था, वह असल में बस बहुत ही ज्यादा पुराना साबित हुआ। यह विरोधाभास, जिसने पूरे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को खतरे में डाल दिया था, वास्तव में हमारे मापन की कमियों और हमारे मॉडलों की अपूर्णता का परिणाम था। इसे वैज्ञानिकों की गलती नहीं माना गया, बल्कि यह एक ऐसा प्रेरक बिंदु बना जिसने उन्हें और ज्यादा सटीक उपकरण और बेहतर सिद्धांत विकसित करने पर मजबूर किया। मथुसेला तारे की यह कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि विज्ञान किस तरह काम करता है। विज्ञान सरल जवाबों की तलाश नहीं करता, वह तो सत्य की खोज करता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। और इस राह में विरोधाभास और विसंगतियां रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये सबसे अनमोल मार्गदर्शक होते हैं। इस प्राचीन तारे ने हमें ब्रह्मांड की सटीक आयु का पता लगाने में मदद की। साथ ही हमें यह भी सिखाया कि पहले पहल के सितारे कैसे पैदा हुए और कैसे समाप्त हुए। यह हमारे संसार की शुरुआती अवस्था को समझने की एक महत्वपूर्ण चाबी बन गया। मुझे आशा है कि समय के ऊषा काल तक का यह सफर आपके लिए मजेदार रहा होगा और इसने आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस कराया होगा। धन्यवाद कि आपने यह समय मेरे साथ बिताया। अगर आपको यह अद्भुत ब्रह्मांडीय कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप विज्ञान के रहस्यों पर बने सोने से पहले सुनने वाले हमारे अगले आरामदायक लेक्चर्स को मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल है। आपके विचार से अंतरिक्ष की गहराइयों में कौन सी और असंभव खोजें हमारा इंतजार कर रही है? अपने अनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें उन्हें पढ़कर बहुत मजा आएगा। शुभ रात्रि और तारों से भरे स्पष्ट सपने।